हाँ सर आ गया। यस सर चलो। अच्छा, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सब। ठीक है, गुड इवनिंग। इकोनॉमिक्स क्लास है सर, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। ऑब्वियसली ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट का फाइनल क्लास होने वाला है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास भी होने वाला है सर। और साथ में एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी। ऐसे आपको पता है कि सर हर एक इकोनॉमिक्स क्लास में मेरा हमेशा यही ट्राई रहता है कि सर आप सिर्फ किताबी बात ना समझो, जो जो किताब में पढ़ा जाता है उसको आप प्रैक्टिकली फील कर पाओ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। सिर्फ पढ़ेंगे और किताब से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, इससे आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पढ़ेंगे या जो भी, इसलिए थोड़ा टाइम भी लेता हूँ, लेकिन जो भी समझेंगे उसका प्रैक्टिकली यूज भी देखना है। तो जैसे मैंने सोचा कि ऐसे एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट क्लास में मॉर्निंग में जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ाई करते हैं सर, उनके लिए केस स्टडीज कर रहा था। काफी दिनों से उसके ऊपर बात चल रहा था। तो वैसे ही जैसे लास्ट वीक मान्यवर एंड मोहे का केस स्टडीज किया था, याद है ना सर? मान्यवर मोहे, जिसका कॉस्टिंग को हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को यूज करके कंपनी ने किस तरह से अपना बिजनेस को लॉस मेकिंग हालत से प्रॉफिटेबल बनाया। ठीक है, तो ये लास्ट वीक का क्लास था थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। ऐसे प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। देखो, इकोनॉमिक्स क्या है, मैं थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में बताता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एज वेल एज मार्केट। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल वे में बताने का कोशिश करूं कि आपको अगर बिजनेस करना है, ध्यान से सुनना सर, बहुत सिंपल बात है, बट ये सिंपल चीज ही लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को इन द सेंस आम जनता को, स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना सर, वो आम आदमी का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है सर? इकोनॉमिक्स कोई एग्जाम में लिखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अ रियल लाइफ। ऑब्वियसली एग्जाम में आप लोगों का सिलेबस में है सब्जेक्ट, इसीलिए है, बट ये एक एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर है सर। ये बात तो पहले दिल में रख लो। ठीक है, दिलो दिमाग में घुसा लो, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखेंगे जब भी कोई स्टेट इकोनॉमिकली या कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में आता है, तो सबसे पहले वो ये बात करते हैं कि जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। जैसे जब भी मैं बंगाल का बात करता हूँ, ठीक है, जब भी मेरा होम स्टेट, मेरा मदरलैंड, जो भी बोलो आप, मतलब इंडिया तो मेरा कंट्री है ही सर, बट अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो जो इंडिविजुअल स्टेट का बात है सर। तो जब भी आप देखेंगे स्टेट लेवल में कुछ होता है, पॉलिटिशियंस लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, इंडस्ट्री नहीं है, जॉब नहीं है ना। अब इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्री क्यों नहीं है? इंडस्ट्री नहीं है मतलब प्रोडक्शन में प्रॉब्लम। इंडस्ट्री है तो बंद हो जाता है। ध्यान से सुनना सर बात को। इंडस्ट्री है पर बंद हो जाता है। बंद हो जाना मतलब लॉकआउट हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, मतलब वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता। अब मैनेज क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाते हैं सर। कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा जो अंदर का मैटर हो ना सर, वो कॉस्ट मैनेज करना। क्योंकि अगर बिजनेस कॉस्ट को मैनेज कर दिया तो आप ये समझो कि बिजनेस अपना प्रॉफिट कर लेगा। क्योंकि एक बेसिक बिजनेस एनालिसिस है सर, कोई भी समझ सकता है। 10 का चीज अगर आपको बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करके बेचना है, से फॉर एग्जांपल जो मोबाइल का बिजनेस करता है, ठीक है, कुछ कोई अगर किसी भी चीज का, मोबाइल का बिजनेस करे, कोई भी चीज का बिजनेस करे, अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता में खरीदेगा, महंगा में बेचेगा, यही तो बिजनेस का सिंपल असूल है ना सर। सिंपल। 5 टका का चीज 10 टका में बेचना है, 5 टका प्रॉफिट करना है कि 2 टका प्रॉफिट करना है, वॉट एवर, बट कॉस्ट जितना कम हो उतना अच्छा। यस और नो? सर टेल मी दिस थिंग्स फर्स्ट। कॉस्ट जितना कम हो ये जरूरी है, यस और नो? एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि नहीं चाहता? बताओ सर। हाँ विदिशा, सनोन, दीपायन, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, शामी, रवि, बोलो। क्या हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है ना कि सर उसका कॉस्टिंग जो है वो कम करे, खर्चा कम करना है? यस और नो? आज का यस क्लास का जो बेस है ना वो इसी पे बना हुआ है यस सर, सर। है ना? मतलब आप प्रोड्यूस तो करना चाहते हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप प्रोडक्शन तो करना चाहते हो, बट आपको सबसे बड़ा जो चिंता होता है ना कि कॉस्ट को कम करना है। क्योंकि जब आप कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाओगे ना तो आपका दुकान बंद हो जाता है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, आपका इंडस्ट्री बंद हो जाता है, इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। कितना बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गया ऐसे रिसेंट ट्रेंड में। बिग बाजार जैसा बिजनेस बंद हो गया, फ्यूचर ग्रुप। हाँ, एयरलाइंस बिजनेस में एयर इंडिया अपने आप को संभाल नहीं पाया, सरकार चला रहा था, सरकारी कितना सारा बैंक प्राइवेटाइज कर दिया गया, किसी किसी को तो बंद ही कर दिया गया। ठीक है, इसमें राजनीति का नहीं है सर,
मैटर बिजनेस का है। जब बिजनेस अच्छा चलता है ना तो कोई उसको बंद नहीं करता, ये बात ध्यान में सुनिएगा, ठीक है। बिजनेस तभी बंद होता है जब उसमें कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाता है। मतलब बिजनेस जब अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है, उसका खर्चा को कम नहीं कर पाता है, तो बिजनेस को एक्चुअली ज्यादा दिन तक ये झेल नहीं पाता। 2 साल, 3 साल, 4 साल। रिसेंटली एक एयरलाइंस ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 साल से 2019 से बंद होके पड़ा है सर। बंद होके मतलब बिजनेस है, ऑन है, बट फ्लाइट उड़ाने में डर रहा है। बात समझे सर? फ्लाइट उड़ाने में डर रहा है। जैसे कि किसका नाम बता रहा हूँ जानते हो? ये आपका जेट एयरलाइंस, ठीक है। जेट एयरलाइंस का फ्लाइट आपको अभी दिखेगा नहीं आसमान में। क्यों? क्योंकि वो अपना ऑपरेशन को बंद करके रखा है। क्या प्रॉब्लम है उसको? कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहा है। इतना खर्चा हो जा रहा है, उतना आमदनी नहीं है, उतना अर्निंग नहीं है। सो इट्स नॉट अ जोक सर, इट्स नॉट अ जोक। इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ सिलेबस में इसलिए नहीं दिया गया है कि आप पढ़ो और पास करो। आपको रियल लाइफ स्किल भी डेवलप करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़े, तो पढ़ाई भी एक्चुअली पढ़ाई का जो मेन पर्पस है फुलफिल होता है। एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये आप लोगों का एक मतलब क्या बोलूं सर, हार्डकोर एरिया है सर। चलो सर, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज, आज मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एनवेलप कर्व, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन के ऊपर बेस करके कॉस्टिंग को कैसे कम किया जाता है, ठीक है। बिजनेस किस तरह से अपना कॉस्ट को मैनेज करके आगे बढ़ सकता है, उसका क्या प्लानिंग होता है, क्या प्लानिंग करना चाहिए इकोनॉमिक्स वाइज, वो मुझे बताना है। और इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझने के लिए 2-3 चीज चाहिए सर। एक एक तो मैंने एक केस स्टडीज लिया एलपीजी का। सर आप लोग एलपीजी के बारे में जानते हो ना? हमारे आपके घर में जो चूल्हा जलता है वो किससे जलता है, जल्दी बताओ। खाना कैसे बनाते हैं माँ घर पे, या जो भी घर पे बनाता हो, या रेस्टोरेंट होटल कैसे चलता है? प्लीज टेल मी सर। गैस से ना? बताइएगा, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिएगा। एलपीजी गैस का आइडिया है आप लोगों को? एलपीजी, या फिर अगर आप ऑटो में चढ़ते हो वो पीएनजी से चलता है। हाँ सर, सीएनजी हाँ से सर। या पीएनजी से चलता है, ठीक है, सर सीएनजी पीएनजी गैस, से। पीएनजी से चलता है, ठीक है। तो ये जो गैस है, ये गैस कितना इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन क्या आपने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि रिसेंट ट्रेंड में हमारे देश में घर घर में स्पेशली, चलो ऑटो में छोड़ दो, क्या होता है, या फिर उसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, घर का जो गैस का यूज है उसका दाम बढ़ गया, देखा आप लोगों ने? उसको लेके पॉलिटिशियन लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अलग बात है ना। पॉलिटिशियन लोग पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन गैस का दाम बढ़ा है, क्या आपने ये देखा सर? अभी तो मैंने रिसेंटली दिया, जो मेरा घर पे गैस डिलीवरी करता है, एक सिलेंडर का 1100 रुपये के आसपास देना पड़ा सर। और डिलीवरी कॉस्ट उसका एक देना पड़ता है, जो लेके आते हैं वो अलग है, ठीक है। अदरवाइज करीब 1080, 1100 के आसपास सिर्फ एक सिलेंडर का प्राइस है 14 kg का। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत चिंता का विषय है सर। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आज एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में यही समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये जो कॉस्ट बढ़ रहा है, तो गैस कंपनीज को भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। स्पेशली गैस सप्लाइंग कंपनीज है, उनको तो बहुत ज्यादा। गैस का बिजनेस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जो गैस मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, कुछ लोग गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअली गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के बारे में बात कर रहा था। जैसे अदानी टोटल गैस बोल के है, महानगर गैस बोल के है, स्टॉक मार्केट क्लास में बात हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको इकोनॉमिक्स में भी बता देते हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर। ज्यादा स्टॉक मार्केट वाला बात करेंगे तो फिर क्लास जरूरत से ज्यादा खींच जाएगा। लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि एलपीजी गैस का जो रिसेंट कॉस्ट इंप्रूव मतलब इंक्रीज कर गया, और इसका इफेक्ट बिजनेस में कैसे पड़ा, ठीक है। और बिजनेस में पड़ने से स्टॉक मार्केट में भी इफेक्ट आता है, इकोनॉमी में भी इफेक्ट आता है। बट बिफोर दैट, थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा स्टोरी सुनना होगा पहले, इकोनॉमिक्स का बेस समझना होगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जो फाइनल एरिया है दैट इज शॉर्ट रन एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज, है ना, टोटल एवरेज कॉस्ट, तो ये सब चीजों के साथ थोड़ा सा आपको ना कनेक्टेड होना पड़ेगा। अगर अब ये थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा ना, फिर आपको मैं जो केस स्टडीज है उसमें भी आपको मैं अंडरस्टैंड करा पाऊंगा। तो बीच बीच में मैं केस स्टडीज के साथ साथ बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा हार्डकोर एरिया में बात करते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोर एरिया में बात करना जरूरी है, तभी केस स्टडीज भी कनेक्ट करेगा। ऐसे तो केस स्टडीज देखो सर, केस स्टडीज जो रियल लाइफ में होता है उसको केस स्टडीज कहते हैं। लेकिन अगर आप कोर एरिया को कनेक्ट नहीं करोगे तो एग्जाम बुरा बन जाएगा ना। तो सिर्फ कहानी सुनने से बात नहीं होता, हमें एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है। क्योंकि एग्जाम तो आपको केस स्टडीज उतना नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन केस स्टडीज इसलिए चाहिए होता है ताकि आप उसको रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, गैस के बारे में बात करेंगे सर। इट्स ऑल गैस के ऊपर एक आर्टिकल है, तो
मैं स्टॉक मार्केट क्लास में इसका डिस्कस कर रहा था, बट कोई बात नहीं, आते हैं सर। बट उससे पहले कॉस्ट, ठीक है, जो लास्ट दो क्लासेस से मैंने पढ़ाया आपको, डोंट वरी, जिनका लास्ट 2 क्लास हुआ है उसको थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगा। जिनका लास्ट 2 क्लास मिस है या रिवाइज करना है वो रिवाइज ज़रूर करें, मैं बैकअप शेयर कर लूँगा सर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको रिसेंट ट्रेंड में कॉस्ट क्या है या कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। जो लोग स्पेशली सीएमए का पढ़ाई भी करता है वो तो कॉस्टिंग के ऊपर स्पेशली बना हुआ एक कोर्स ही बना गया सर, ठीक है। सीमा लंदन, यूएस सीएमए, इंडियन सीएमए, है ना। मतलब कॉस्ट के ऊपर स्पेशल लेवल में कोर्स भी या करियर भी बनाया जाता है। कॉस्ट इज मोस्ट मतलब मच मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी मतलब सीएस सीएमए सेक्टर, ठीक है सर। तो बात ऐसा है सर, साहिल का आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि ये जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, इस थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम लोग फाइनल बात करेंगे सर। हम लोग फाइनल बात करेंगे। फाइनल बात में क्या है सर, मैं ज़्यादा स्टार्टिंग में मैं और बात नहीं करूंगा, आप लोग को ये सब पता चल गया। जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा सा बाद में बैकअप कर ले, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कॉस्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, फिर आपका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, आउटले कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये सब मैंने लास्ट 2 क्लास में बताया। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट दिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है ये सब बताया था, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि सर हम लोगों ने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एग्जाम में सवाल भी बहुत होता है सर, सीएसईएम एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में ये सब जगह से सवाल भी पूछते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इवन बीकॉम के एग्जाम में भी, स्कूल के एग्जाम में भी सवाल होता है सर, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ये सब क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने बता के रखा था सर। साथ में मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखाया था। और ये इसका जो आकार होता है, इसका जो मतलब जो देखने में होता है, कुछ यू शेप्ड होता है, कुछ डाउनवर्ड शेप होता है, किसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, ये मैंने लास्ट दिन बताया, ठीक है सर। फिर मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स कराया था, ठीक है। जिस स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाया था। ये देखो सर, ये स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन जस्ट प्रीवियस क्लास में हुआ है सर। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया था कि जो भी बिजनेस प्रोडक्शन करता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस उसका प्रोडक्शन हो, चाहे गैस प्रोड्यूस करे, चाहे मैगी प्रोड्यूस करे, चाहे कुछ भी मोबाइल प्रोडक्शन करे, वो यूनिट बनाता है सर। क्या बनाता है? यूनिट बनाता है सर। एक एक करके आउटपुट, जो भी उसका प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो अपना आउटपुट बनाता है। तो जैसे जैसे उसका आउटपुट बढ़ता है, उसके हिसाब से उसका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहता है, क्योंकि जो फिक्स्ड है ना वो बात बात में चेंज नहीं होता, स्पेशली इन शॉर्ट रन, ठीक है। मतलब आप अगर बिजनेस करोगे तो आपको प्लांट बनाना है, मशीनरी खरीदना है, तो प्लांट हो, मशीनरीज हो, इसमें आपका जो फिक्स्ड खर्चा लगता है ना, फिक्स्ड, इसीलिए तो फिक्स्ड कॉस्ट नाम है इसका। कि बिजनेस बनाना है, चाहे बिजनेस चलाओ या ना चलाओ, फिक्स्ड खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। जैसे एक जमीन लिया रेंट पे, तो रेंट देना है, चाहे दुकान उसमें आप प्रोडक्शन करो ना करो, पर रेंट आपको भरते रहना है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। मैं लास्ट वीक काफी डिटेल्स बोला था। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीक ये वाला स्टैटिस्टिकल टेबल, ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि जिस तरह से ये यूनिट बढ़ता है उसके ऊपर बेस करके आपका फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, उसके ऊपर बेस करके आपका टोटल कॉस्ट में इफेक्ट आता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट में इफेक्ट आता है। मतलब कैलकुलेशन करके दिखाया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मैं आज और कैलकुलेशन पे बात नहीं करूंगा। तो फिर सर कैलकुलेशन पे बात नहीं करोगे तो किस पे बात करोगे? सर रिलेशनशिप में बात करना है। किस पे बात करना है? रिलेशनशिप में। क्या रिलेशनशिप? सर एवरेज कॉस्ट के साथ मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, ठीक है। एवरेज कॉस्ट के साथ मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, मार्जिनल कॉस्ट के साथ एवरेज टोटल कॉस्ट का रिलेशन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 एरिया है सर, कि जब जब बिजनेस प्रोडक्शन करता है, ध्यान से सुनना सर, पेशेंस बहुत जरूरी है आप लोगों का। आप ध्यान से समय दोगे तो सारा बात समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका पेशेंस हिला ना, तो आपका ऐसा लगेगा कि आसमान से टपका और खजूर पे लटका, ठीक है। एडुकेशन बड़ा बस पेशेंस वाला कॉन्सेप्ट है सर। किसी भी चीज में अगर एक्सपर्ट होना है, किसी भी चीज में अगर मास्टरी हासिल करना है, तो पेशेंस के साथ थोड़ा समय देना पड़ता है, फिर जाके उसका जो रस है, जो उसका जो मेन पॉइंट है, जो उसका गुण है ना, वो मिलता है सर, ठीक है। ये कुछ सीखने को मिला, लेकिन थोड़ा समय दो, धीरे धीरे पता चलेगा। जो लोग प्रीवियस लेक्चर करके आए हो उनका थोड़ा इजीली कनेक्ट होगा। जिनका प्रीवियस लेक्चर बाई चांस मिस हो चुका है वो बैकअप कर ले, ताकि वो बाद में भी कनेक्ट कर पाए सर अच्छे से। सर यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट का मैटर है। मैं आपको एक चीज शुरू में बता रहा था ना कि हर एक बिजनेस क्या चाहता है, हर बिजनेस ये चाहता है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ उसका कॉस्ट कम हो जाए। हर एक बिजनेस चाहता है, छोटा से बड़ा बिजनेस, हर बिजनेस। चाहे आप कोई भी बिजनेस बनाने का सोचो सर,
कोई भी बिजनेस बनाने का सोचो, आपका ऑलवेज टारगेट रहता है कि मेरा कॉस्ट कम रहे, ठीक है, और कॉस्ट कम रहे मतलब खर्चा कम होए और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, है ना, लेकिन मेरा प्रोडक्शन भी साथ में बढ़ता जाए। इसको अचीव करने के लिए बड़ा से बड़ा बिजनेस अपना पूरा खून पसीना एक कर देता है। तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों रखता है? हाँ, एक सीए क्या करता है कंपनी में जाके? सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? सर अकाउंट मेंटेन के लिए तो डेटा एंट्री ऑपरेटर काफी है, जिसको बेसिक जर्नल आता होगा, ठीक है, जिसको बेसिक जर्नल लेजर आता होगा और फाइनल अकाउंट्स आता होगा, तो उसको बस बिठा देगा और बोलेगा भाई एंट्री करते रहो, काम बन गया। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है? क्या किस काम के लिए आपको कंपनी लाखों का सैलरी देता है? हाँ, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों का भी सैलरी होता है सर। ऐसा भी चार्टर्ड है, सीएसीए में है, बड़े बड़े कंपनीज में जो काम करते हैं, लाइक रिलायंस में, टीसीएस में, एचडीएफसी बैंक में, टॉप लेवल में जो लोग हैं, ठीक है, उनका एनुअल सैलरी 2 करोड़, 2.5 करोड़ का सैलरी है, 5 करोड़ का सैलरी है। मैं आपको ये ग्रिड नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो करने से क्या होता है ना, दैट इज नॉट द पार्ट। हमें प्रोसेस समझना है, हमें बनना है, हमें एनालिसिस करने का नॉलेज गैदर करना है। तो मेरा आपको बस इतना कहना है कि अगर आपके दिमाग में एनालिटिकल एबिलिटी नहीं आएगा तो कंपनी आपको क्यों पे करेगा? वहां पर थोड़ी ना आपको घूमने जाना है, जब कंपनी में आप जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, घूमने थोड़ी जाना है, आपको कंपनी के लिए कुछ करना है। कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत उम्मीद रखता है, इसलिए नाम बहुत बड़ा है इस केस में। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता सर। कंपनी सेक्रेटरी ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन जाता। माइंड सेटअप बना बड़ा करो सर। इसीलिए तो मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ, आप लोगों को दिमाग खाता रहता हूँ कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, तभी जाके आप उस लेवल में जाके परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने देखा मेरा कुछ रिलेटिव्स है चार्टर्ड किया, सीएस किया, बट उतना सैलरी नहीं है। सर बात क्या है समझते हो इस केस में, कि किसी का सैलरी कम क्यों, किसी का सैलरी ज्यादा क्यों? सर ये डिपेंड करता है उसका एनालिटिकल एबिलिटी पे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल्स पे। चार्टर्ड बन के, मेरा भी कुछ जान पहचान का है जो लोग जॉब करते हैं, जैसे हम लोग टीचर बन गए, कुछ लोग जॉब में हैं, तो कुछ फ्रेंड है जिसका मानना है कि देख भाई सैलरी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो कोई बोलता है कि सैलरी नहीं बन रहा है कि, लेकिन कोई कोई ऐसा है जो डे बाय डे हर साल इंप्रूव अपने आप को, करियर का मतलब एक अलग लेवल में अपने आप को लेके जा रहा है, सैलरी भी बढ़ रहा है। तो क्या उनके बीच में फर्क क्या है? दोनों चार्टर्ड है, दोनों कंपनी सेक्रेटरी हैं। इन प्रॉब्लम है कि जिसका एनालिटिकल एबिलिटी जितना हाई होगा, जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल अप्रोच जितना ज्यादा होगा, उसका सैलरी 5 लाख से 10 लाख होने में ज्यादा समय नहीं लगता है सर। बात को समझे, ठीक है। सिर्फ मतलब क्या है ना, मतलब ये सिर्फ एक छोटा सा मैटर नहीं है, एक बहुत बड़ा मैटर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बिजनेस अपना प्रोडक्शन लेवल इंप्रूव करता है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो बाद में पढ़ेगा, बट इतना तो ग्राफ देख के भी समझ में आता है कि जैसे जैसे बिजनेस में प्रोडक्शन, ये टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल में जाता है, आपका कॉस्ट देखिए, कॉस्ट का आपका ये मिनिमम पॉइंट को डिनोट किया गया है। क्यों? क्योंकि मिनिमम कॉस्ट अचीव करना और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना बिजनेस का एक बहुत बड़ा इच्छा और अचीवमेंट होता है। डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, ठीक है। तो बस मैंने आपको इतना कहा, और एक चीज भी पढ़ने का मतलब आज पूरा टारगेट है सर। ये देख रहे हो सर, इसको ना, इसको एवरेज कॉस्ट का आप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, इसको एवरेज कॉस्ट का आप कहते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। देखने में ना कुछ कटोरा के अंदर बहुत सारा, जो जैसे लग रहा है कोई एक कटोरा के अंदर कुछ चीजों को भर दिया गया, बट बेसिकली ये एक बिजनेस का प्लानिंग है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, और बीच में एक एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये और कुछ नहीं, ये एक एक्चुअली एनवेलप है सर, एनवेलप कर्व भी कहा जाता है इसको। और ये एक्चुअली हर बड़े बड़े बिजनेस का प्लानिंग होता है, तभी जाके वो बड़ा बनता है। आप ना रातों रात ना छक्का नहीं मार सकते। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मतलब आज सोचा और काल बड़े हो गए, ऐसे थोड़ी होता है सर। हाँ, रातों रात करोड़पति बन गए, लॉटरी अलग चीज होता है ठीक है, लॉटरी अलग चीज होता है, ठीक है, डोंट टेक इट मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड। लॉटरी में अलग चीज होता है, वो तो किस्मत का खेल है, किसी का लॉटरी लग गया बड़ा आदमी बन गया, वो अलग चीज है। इवन बड़ा आदमी बनने के बाद भी आप उसको रख पाओगे कि नहीं, आपका करोड़ों पैसा रहेगा कि नहीं, वो डिपेंड करते हैं आपकी जिंदगी के प्लानिंग पे, ठीक है। सिमिलरली एक बिजनेस भी रातों रात ना बड़ा नहीं हो जाता। टाटा बिरला रिलायंस एक दिन में टाटा बिरला रिलायंस नहीं बना है, एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू से बना है। और ये जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली वही प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब सा होता है, ऐसा लगता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स बड़ा डरते हैं इकोनॉमिक्स का जो ग्राफ होता है उसको देख के, लेकिन बुरा ना मानो सर, यही ग्राफ ही है जो आपको एक स्पेशलिस्ट एनालिटिकल पावर वाला इंसान बनाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा ना। ये प्रैक्टिकली ये जो एलएसी बना है, जो बड़ा सा कर्व है और उसके अंदर में छोटा छोटा शॉर्ट रन कर्व है, ये शॉर्ट रन कर्व और लॉन्ग रन कर्व के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है, तो क्या एक दिन में कोई लॉन्ग रन में पहुंच गया सर? नहीं, छोटा छोटा रन लेना पड़ता है, तब जाके आप लॉन्ग रन में पहुंचते हो। ठीक है, एक बड़ा सा पहाड़ एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको स्मॉल स्टेप्स लेना पड़ता है, तब जाके छोटा छोटा स्टेप्स। ऐसे थोड़ी ना है कि हनुमान जी की तरह एकदम छलांग मारे और कूद पे एकदम एवरेस्ट के चूड़ा में पहुंच गए एकदम हाईएस्ट लेवल में। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। तो बिजनेस को प्लानिंग करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस सक्सेस होता है। ठीक है, बिजनेस को प्लानिंग करना पड़ता है, कॉस्ट को कम करने का इरादा रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाते हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन ये इजी टास्क इजी क्यों नहीं होता? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। बिजनेस क्यों फेलियर हो जाते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। जब भी आपका नॉलेज लैक होता है, और नॉलेज सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है सर। नॉलेज ले लिया और उसको यूज नहीं किए तो फिर उसका भी क्या, कोई काम नहीं सर। नॉलेज भी लेना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब अप्लाई भी करना है डे टू डे लाइफ में। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। तभी जाके आप एक आपका आपका स्टार्टअप चलता है। बहुत सारा स्टार्टअप आजकल स्टार्टअप स्टार्टअप चिल्लाते हैं सर, स्टार्टअप चिल्लाने से नहीं होता और पापा का पैसा होने से भी नहीं होता। ऐसा सोचते हैं बहुत लोग कि मेरा पापा का नहीं है, तेरा पापा का है तो शायद तू कर लेगा। ऐसा नहीं है, गलत सोच है सर। ठीक है, पापा का पैसा होने से बिजनेस नहीं बनता। जो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बना है ना, अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल से, आप देखोगे कि ज्यादातर केस में 90% केस में आप देखोगे कि पापा का पैसा नहीं था तभी बिजनेस बना। 10% केस हो सकता है कि पापा का पैसा से बिजनेस बना। मतलब पैसा बनाया जाता है सर, मनी मेकिंग स्किल्स होते हैं। और मनी मेकिंग स्किल्स का ये सब पार्ट है। ये इकोनॉमिक्स एक्चुअली मनी मेकिंग स्किल्स का एक बहुत हार्डकोर पार्ट है सर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं पैसा पैसा करती है और पैसे पे तू मरती है। हाँ, एक बात बता दो पैसे की, ठीक है, बात समझे सर। ठीक है, पैसा पैसा करने से पैसा नहीं बनाया जाता, और बड़ा बिजनेस चिल्लाने से बड़ा बिजनेस नहीं हो जाता है ना। कुछ यूट्यूबर है, मैं देखता हूँ बड़ा बिजनेस करते हैं सर। बड़ा बिजनेस करना एक चीज होता, बोलना एक चीज होता है, और उसको रियल में तब्दील करना, उसको रियल में कन्वर्ट करना बिग बिजनेस में, उसके लिए आपको इकोनॉमिक स्किल्स डेवलप करना होता है। तब जाके आप बड़ा बिजनेस डेवलप कर पाओगे। और सिर्फ डिग्री वाला एजुकेशन नहीं सर, पॉइंट टू बी नोटेड है सर। मतलब ओनली डिग्री ले लिया और सोच रहे कि मेरा बड़ा बिजनेस हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, आपको डिग्री के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन भी करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें आपको क्या बताना है। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको समरी किया आज। ठीक है, पहले तो अभी मैं एक एक करके हर एक बात को बताऊंगा सर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर के बेसिस में ही आपके साथ बात करूंगा। जो लास्ट 2 लेक्चर्स हम लोगों ने किया था उसके बेसिस में। गारंटी देता हूं कि जिसका लास्ट क्लास मिस है उसको भी समझ में आएगा। और फिर मेरा केस स्टडीज जो गैस के बारे में मैंने सोचा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट गैस। ठीक है, तो गैस मतलब एलपीजी गैस, पीएनजी गैस, उसका क्या कहानी है, उसका क्या कनेक्शन है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में काम आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलो सर, लेट स्टार्ट। ठीक है, अब थोड़ा समय के साथ चलना है सर। ठीक है, मतलब समय देना है, धीरे धीरे बात करने से। हड़बड़ नहीं करेंगे सर, हड़बड़ करने से समझ में नहीं आ पाएगा सर। अच्छा, जैसे कि लास्ट क्लास ये एक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का एनालिसिस हुआ था। अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मैं एक बार फटाफट याद दिला देता हूँ आपको। सर एवरेज कॉस्ट क्या होता है? सर टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ कितना यूनिट से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने से एवरेज कॉस्ट आता है ना। ये देखो सर, हम लोगों ने यहाँ पर कल देखा था कि जिस बिजनेस में जो टोटल कॉस्ट आया, ठीक है, जैसे देखो ये देखो, टोटल कॉस्ट अगर 10 है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अगर 20 है, तो 20 से अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको उसका एवरेज मिल जाता है ना। आपको देखो उसका एवरेज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इतना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट 10 है, टोटल कॉस्ट 20 है, टोटल कॉस्ट 28 है, इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपका एवरेज कॉस्ट, ये सारा डेवलप करता है। ये देखिए सर, तो 20 से आप 1 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी रटाया था, मतलब समझाया था रटा के भी। ठीक है, कि क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी करने से आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलता है। ये फॉर्मूला मैंने बोला था लास्ट वीक। ठीक है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने से आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है, और इसके ऊपर बेस करके ये पूरा टेबल बना हुआ है सर, ये पूरा टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बस इसका रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान देता हूँ सर, ठीक है, कि आप यहाँ पर ये चीज देखे थे कि मार्जिनल कॉस्ट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है सर? एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने में, ध्यान से सुनना, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनीथिंग, चाहे आप मोबाइल प्रोड्यूस करते हो या आप गैस प्रोड्यूस करते हो, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, मानो कि बिजनेस ने पहले सोचा था कि 4 यूनिट प्रोडक्शन करना है, फिर बाद में थोड़ा डिमांड देखा तो 5 यूनिट प्रोडक्शन करने में जोट पड़ा, तो 4 से 5 होना है, 5 से 6 होना है, 6 से 7 होना है, ऐसा बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड इन द मार्केट, ठीक है, मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सब चीजें डिपेंड करता है। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन के लिए आपका एक्स्ट्रा जो कॉस्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मूला में ऐसे बोलते हैं ना, चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये भी, इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला से समझाया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन भी था कि से फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने का सवाल भी एग्जाम में बहुत पॉपुलर माना जाता है, ठीक है, कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है या आपका जो क्वांटिटी प्रोडक्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वेश्चन कैसा था कि एक बंदा 15 यूनिट प्रोड्यूस करता था, उसका 200 टका का खर्चा पड़ता था, ध्यान से सुनना, ठीक है, 15 यूनिट प्रोड्यूस करने में किसी भी प्रोडक्ट का 15 यूनिट प्रोड्यूस करने में 200 का खर्चा पड़ता है, तो 20 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो 250 का खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये था, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट कितना है? सब pretty सिंपल ना सर, कि आपको पहले चेंज इन टोटल कॉस्ट देखना है। तो आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? पहले आपका कॉस्ट पड़ता था 200, अभी पड़ता है 250, ठीक है, तो 250 से आप 200 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और पहले आपका यूनिट कितना था? पहले आपका यूनिट था 15, अभी है 20, तो आप 20 से 15 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 250 से 200 गया तो कितना का चेंजेस? 50 का चेंजेस, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट हो गया 50, ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट 50, ठीक है। और आपका इधर यूनिट प्रोड्यूस में चेंज कितना? पहले आप 20 15 करते थे, आप 20 करते हो, तो आपका इधर हो गया 5, ठीक है, तो चेंज इन यूनिट हो गया, चेंज इन डेल्टा को चेंज बोलते हैं सर, ये ग्रीक है, ये जो डेल्टा है ना, इसको ग्रीक चेंज का ये एक बेसिकली एक क्या बोलेंगे साइन है सर, ठीक है, ग्रीक मैथ्स में डेल्टा को चेंज के हिसाब से यूज किया जाता है। ऐसे आप लोग बचपन में क्लास 10 लेवल में भी पढ़े हो सर, डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, ठीक है, इसका यूज बहुत है सर, डेल्टा, गामा, थीटा का यूज कॉमर्स में भी बहुत है, ठीक है, स्पेशली जब आप लोग स्टॉक मार्केट का क्लास वगैरह करोगे या फिर फाइनल लेवल पढ़ोगे या फिर इस तरह का जब एनालिटिकल लेवल में आओगे ना, तो उसका बहुत यूज, इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है सर, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, जैसे साइंस वाले बच्चे लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, उतना भी नहीं, बट यूज है सर, बहुत यूज है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 50/5 करके आपका 10 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट आया। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कितना खर्चा पड़ रहा है, उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सर बिजनेस ऑलवेज सोचता है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूं, लेकिन सर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से नहीं होता है, उसका कॉस्टिंग भी है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाए ना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, आपका लॉस हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा ना, तो बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। बात समझे? मार्केट में मानो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपका मानो कि आपका एक कपड़ा दुकान है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक क्लोथ स्टोर है आपका। अब आपके स्टोर में जितना कपड़ा है उसमें उसके हिसाब से आप मंथली 50 लोगों को सेल करते हो, ठीक है। अब कुछ कस्टमर आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट भी रखो, वो प्रोडक्ट भी रखो, ऐसा करके आपको बता देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको बोलेगा तो वो आएगा भी। मतलब आप समझे सर, आप 50 कस्टमर को सेल करते हो, आपके दुकान में जितने का सामान है, मानो कि आपके दुकान में 2 लाख का प्रोडक्ट है, और इसी 2 लाख का प्रोडक्ट को आप हर मंथ में टर्नओवर करने का कोशिश करते हो। अब क्वेश्चन इज दैट, कुछ कस्टमर का डिमांड हुआ कि हमें और ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह से आपको कुछ एक्स्ट्रा, कोई बोला कि इस कंपनी का जीन्स रखो, कोई बोला कि इस कंपनी का टी शर्ट रखो, कोई बोला कि इस कंपनी का साड़ी रखो, इस तरह से आपको अलग अलग डिमांड कर दिया। आपने सोचा कि थोड़ा पैसा फंसाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के पैसा फंसा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अगर मैं और एक्स्ट्रा 50,000 खर्चा करूं, तो कितना कस्टमर और मेरा बढ़ेगा, या फिर जो कस्टमर खुद मेरे को डिमांड करके गया, क्या सच में वो मेरे से लेके जाएगा? जरूरी तो नहीं ना कि वो कस्टमर बोल के गया तो लेके ही जाएगा। हाँ, अगर एडवांस करके जाता है वो अलग चीज है,
बट वो बेसिकली आपको एक रफली बता दिया कि भाई तुम्हारे दुकान में सारा प्रोडक्ट नहीं है, अगर ये सब भी होता तो अच्छा होता। आपने सोचा कि थोड़ा पैसा फंसाते हैं, लेकिन पैसा जब आप इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कॉस्टिंग बढ़ गया आपका, तो कॉस्टिंग बढ़ने से प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है सर, आप लॉस में पड़ जाओगे। और बिजनेस को ये मंजूर नहीं सर, बिजनेस को एक्चुअली ये मंजूर नहीं। बिजनेस में लॉस हो सकता है, लॉस हो भी जाता है, बट बिजनेस को ये चीज पसंद नहीं है। बिजनेस हमेशा चाहता है कि वो प्रॉफिटेबल है। क्या सर, सही बात की गलत? प्लीज टेल मी। आप लोग कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज भी देखे थे कि एक बिजनेस में जो उसका एवरेज कॉस्ट है, जो उसका मार्जिनल कॉस्ट है, तो उसका रिलेशनशिप में हम लोग ये भी देख लिए थे लास्ट वीक कि, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखे थे कि एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट पहले ना डिक्रीज करता है, रिलेशनशिप हो चुका था। डिक्रीज करते करते ऐसा होता है कि मार्जिनल कॉस्ट एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू होता है। एंड बिजनेस को ये पसंद नहीं, पर ये होता है। एवरेज कॉस्ट भी पहले ज्यादा रहता है, फिर कम होता है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो बढ़ना और गिरना कॉस्ट का, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है सर? ये प्रोडक्शन के ऊपर होता है ना, कि मार्केट में आप कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो, कितना आप लोगों को कस्टमर के लिए प्रोडक्ट खरीद के लाना चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मानो कि अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर सोचो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट पुट योर लेग इन द मैन्युफैक्चरर शूज। ध्यान से सुनना बात को। अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर की तरह सोचो तो आपको समझ में आएगा। जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करके सेल करने का सोच रहे हो, ठीक है, मार्केट में मैन्युफैक्चर करके सेल करने का सोच रहे हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आप मैन्युफैक्चर करोगे तो स्टार्टिंग में क्या आपका कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा? मतलब आप चाहते हो, से फॉर एग्जांपल जैसे मेरे एक फैमिली में रिलेटिव्स में बिजनेस है, उन लोगों का आटा का फैक्ट्री है सर, ठीक है। आटा तो समझते हैं ना सर, बड़ा सिंपल बात है, जो फ्लोर मिल होता है ना उस तरह का। तो आटा मिल, तो मैं एक्चुअली उनको एनालिसिस दे रहा था कि किस तरह से आटा का प्रोडक्शन में थोड़ा सा सस्ता किया जा सकता है। तो मैं उनको यही समझाने का कोशिश कर रहा था कि अगर मेरा कस्टमर लेवल बढ़ जाए, अगर मैं ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूं और मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाए, तो मेरा आटा का बड़ा कंपनी के साथ कंपटीशन है ना मार्केट में, तो बड़ा कंपनी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, तो पर पैक आटा का दाम बड़ा कंपनी का सस्ता पड़ जाता है। ठीक है। अगर पर पैक आटा में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है, मानो एक 5 kg पैकेट का दाम, अगर बड़ा कंपनी 90 टका में प्रोडक्शन करते हैं, तो एज ए छोटा कंपनी हमें भी कोशिश करना है कि हम भी कम से कम 5 kg का पर पैक वही 90 के आसपास ही करें, क्योंकि 90 में पैकेज करेंगे तभी जाके 120 130 में बेच पाएंगे। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो कॉस्ट को मिनिमम करना है, दैट इज द टारगेट, और प्रोडक्शन को हाई करने का और मार्केट देखना है, क्योंकि और जितना लोगों को बेचेंगे उतना पैसा आएगा ना। मार्केट बढ़ाना है, प्रोडक्शन हाई करना है, वही तो बिजनेस चाहता है। लेकिन इसको चाहना एक चीज होता है, और कॉस्ट को मैनेज करके मार्केट में दाम के ऊपर बेस करके अपना प्रोडक्ट को सेल करना एक चीज होता है। तो इट्स ऑलवेज टारगेट यही है कि कॉस्ट को कम किया जाए। ठीक है। तो इस कॉस्ट के कम करने के चक्कर में बिजनेस में दो कॉस्ट है, एक मार्जिनल कॉस्ट और एक एवरेज कॉस्ट। तो इसमें मैंने आपको ये एनालिसिस दिया था कि बिजनेस में किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप होता है। तो ये देखा जाता है सर बिजनेस लेवल में कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों टोटल कॉस्ट से ही कैलकुलेट होता है, और ये कैलकुलेशन लास्ट वीक हुआ था। आई होप सबको समझ में याद आ रहा है सर। सर भूलने से नहीं होगा, मैं हर बार तो लास्ट क्लास को रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाया, बाकी आप थोड़ा कनेक्ट करो आज। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों को टोटल कॉस्ट के थ्रू से ही कैलकुलेट किया जाता है। जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, देखो सर बिजनेस का इरादा क्या है? बिजनेस का इरादा ये है कि वो कॉस्ट को कम करे। तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल कर रहा है, ये देखो सर, ये एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का लाइन है और ये एवरेज कॉस्ट का लाइन है। ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्या है, आप अपना प्रोडक्शन, जैसे मानो कि आप आटा का पैकेट बनाओ या मोबाइल बनाओ, वट या गैस बनाओ, कोशिश क्या है? कोशिश क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? टारगेट क्या है? कॉस्ट को कम करना। तो मार्जिनल कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होगा, एवरेज कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होगा। तो जो धीरे धीरे कम होने का पहले ज्यादा रहेगा, पहले पर यूनिट बनाने में खर्चा ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे लार्ज यूनिट बनेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा डिमांड होगा, आपका कॉस्ट कम होता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, सर्टेन टाइम में भी 2 साल 3 साल 4 साल, मार्केट में एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटर आ गया, मार्केट में डिमांड थोड़ा अलग हो गया, कस्टमर पहले जो चीज सोचता था आजकल वो चीज डिमांड नहीं कर रहा है, तो और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो आपका क्या होता है ना, आपको थोड़ा न्यू इन्वेंशन में ट्रेंड ट्रेंड में शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है। जैसे मानो नोकिया
नोकिया पहले कीपैड फोन बनाता था, आजकल नोकिया कीपैड फोन कम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नोकिया को पता चल गया कि सिर्फ कीपैड फोन से बात नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट में स्मार्टफोन आ चुका है। अब नोकिया को भी अपना पैसा लगा के कॉस्टिंग बढ़ा के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। तो बात ऐसा ही है सर, कि जब जब एक समय के बाद, मे बी 5 years लेटर, आपको अपना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ता है। तो जब भी आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, मार्केट का सोच बदल जाएगा, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा सर, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। और इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है सर, ये इंटरेस्टिंग रिलेशन क्या है, ये मैंने लास्ट वीक कैलकुलेशन के थ्रू से समझाया था। ये रिलेशन ऐसा होता है कि जब जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों कैलकुलेट किया जाता है, वो टोटल कॉस्ट से होता है। जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, तब मार्जिनल कॉस्ट भी स्टार्टिंग में फॉल करेगा। ये बिजनेस का रूल्स है, ये बिजनेस का रूल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है सर, कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों फॉल करता है, बट स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट हायर लेवल में होता है एंड मार्जिनल कॉस्ट लोअर लेवल में होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इन स्टार्टिंग फेज। बिजनेस का जो स्टार्टिंग फेज होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में शॉर्ट रन फेज कहते हैं सर। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारा बात एक साथ कर रहा हूँ, प्लीज टेल मी। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर? हेलो, बोलो, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ ना, कुछ तो बताओ। यस सर। तो बात ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपका बिजनेस में क्या होता है, धीरे धीरे आपका कॉस्ट को कम करने का इरादा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपका मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा हायर लेवल में रहेगा और एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा लोअर लेवल में, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, ठीक है। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट लाइन, और ये अपना मिनिमम लेवल में आएगा। जिस टाइम पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, उसी टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करता है नीचे से, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करके ऊपर जाता है। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिया था, ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो कुछ भी होता है एज पर स्टैटिस्टिक्स होता है, आप देख सकते हो सर। स्टैटिस्टिकली आप चेक करो वापस, ठीक है, जस्ट लुक एट हियर। जब आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम में है, एवरेज कॉस्ट कितना है इसका? 8। हाँ सर, एवरेज कॉस्ट मिनिमम मतलब 8 नंबर, मतलब जब आपने बिजनेस में 7 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया एज पर आवर एग्जाम्पल, ठीक है। यू ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड योर 7th यूनिट्स। तो जैसे आपने 7th यूनिट प्रोड्यूस किया, आपका कॉस्ट सबसे मिनिमम हुआ। ध्यान से देखना सर, हाँ, मतलब 1 यूनिट प्रोडक्शन का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। 2 यूनिट का कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ, 3 यूनिट का कॉस्ट 11.3, 4th यूनिट बनाने का एवरेज कॉस्ट 9.5, 5 यूनिट का 8.5, 6 यूनिट का 8, 7 यूनिट का भी 8। आप अटक गए सर, 7th यूनिट में आके आप अटक गए। मतलब अगर आपके मशीन के कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, से फॉर एग्जांपल आप 7 पैकेट या 7 यूनिट ऑफ एनीथिंग, जो भी आपका बिजनेस है, आप उसको बनाने का सोच रहे हो, तो 7th यूनिट पे आप मिनिमम कॉस्ट एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। एवरेज मिनिमम कॉस्ट एक्सपीरियंस करते हो, और जिस पॉइंट में आपका मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, दैट इज योर टारगेट बेसिकली। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, एवरेज कॉस्ट जैसे मिनिमम हुआ, इसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, कि अगर आप उस पर्टिकुलर मशीन को यूज करके और प्रोडक्शन करने चाहोगे ना, आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए देखो, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल भी होगा, लेकिन उसके बाद मार्जिनल 10-12 करके बढ़ता जाएगा। एवरेज भी बढ़ेगा, बट उतना हाई नहीं। एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, बट उतना हाई लेवल में नहीं, ठीक है। सो 8, 10, 12 करके बढ़ता गया, ठीक है। अब यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ में देखा, सेम थिंग, वही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ के अंदर देखा। जस्ट लुक एट सर, ग्राफ के अंदर वही चीज देख रहे हैं सर। ये अपने मिनिमम पॉइंट में है, और एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट कर रहा है नीचे से, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, इट्स लुक लाइक, जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट इज लाइक कटप्पा। सर कटप्पा देखिए आपने? कटप्पा और बाहुबली जानते हैं सर? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा मुझे इतना तो बताओ सर, बाहुबली कटप्पा का मूवी देखा कि नहीं देखा? हेलो, हाँ सर। देखा ना, बस उतना ही तो चाहिए। देखो, ये इमेज देखो, ध्यान से देखो।
हर इमेज कुछ कहता है सर, ये इमेज भी कुछ कह रहा है। जस्ट लुक एट द इमेज। फर्स्ट बाहुबली का जो फर्स्ट वाला था, उसमें कटप्पा ने बाहुबली को मारा ना सर, पीछे से। मारना नहीं चाहता था, बट राजा का आदेश था। फर्स्ट मतलब बाहुबली फर्स्ट पार्ट में, बाहुबली द बिगिनिंग में। जस्ट लुक एट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हियर। ये अपना बाहुबली है और ये अपना कटप्पा है। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और कहाँ से कट किया, नीचे से। हाँ, सेम थिंग। जस्ट लुक एट सर। देखो मैंने कुछ गलत बोला क्या? कटप्पा ने बाहुबली को नीचे से कट किया, किया कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ सर। एग्जैक्टली सर। ये थोड़ा सा पागलपन बोल सकते हो, मतलब एक तरह का दिमाग में क्या क्या सब आ जाता है, बट वट एवर, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर रिमेम्बरिंग। अगर इस तरह से याद आता है, रिमेम्बर होता है, तो क्या बुराई है इसमें। लेकिन ये जो कुछ भी होता है ग्राफिकली और स्टैटिस्टिकली मैंने आपको दिखाया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इसका मैं ओरिजिनल और रीजन बताऊंगा, मतलब ये तो मैं बस आपको स्टैटिस्टिकल रीजन बताया तो, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया। अब उसका रियल रीजन भी तो जानना है, तो वही उसी में बात करना है। एक बात यहाँ पर याद रखने के लिए मैं आपको फिर से बोलूंगा। देखो सर, MC equals to AC in this point. This is called equilibrium point. MC curve cuts to AC curve at its minimum point. Marginal cost curve average cost curve को अपनी minimum point से कट करता है। ध्यान से देखना, मतलब जिस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट एकदम मिनिमम में है, जैसे 8 नंबर पॉइंट में, मतलब मिनिमम कॉस्ट मतलब 8% ऐसा मान के चलो, उसी पॉइंट में इसने कट किया। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कट करता है, उसके मिनिमम पॉइंट पे, दैट इज मिनिमम पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर एक एबनॉर्मल सिचुएशन ऐसा होता है। एबनॉर्मल सिचुएशन क्या? सर हम लोगों ने यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान दें, एक बार ऐसा देखो, स्टार्टिंग में कॉस्ट दोनों का कम हो रहा है, मार्जिनल भी कम हो रहा है, एवरेज भी कम हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। सेकेंडली एक चीज हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, बट देयर इज एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मलिटी क्या है इसके अंदर? एक ऐसा सिचुएशन है सर, दैट इज A to E एंड B to E। लुक एट दिस, एवरेज कॉस्ट डाउन है बट मार्जिनल कॉस्ट अप है। देखा? देखा सर आप लोगों ने? लुक एट दिस सिचुएशन, एवरेज कॉस्ट डाउन में जा रहा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट अप हो रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है, ठीक है। और रही देखो यहाँ पर, इसीलिए तो ये 8 से 10 के होके 12 जा रहा है, बट यहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट को देखो, एवरेज कॉस्ट काफी लो लेवल में है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। तो ये यही होता है, कभी इसका ऑपोजिट नहीं होता। देयर इज एबनॉर्मल सिचुएशन व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल करता है बिजनेस में, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है। इन द फिगर A to E and AC falls but from B to E MC rises, but opposite never happened। ऐसा कभी नहीं देखोगे आप कि एवरेज कॉस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता है सर कि एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है और मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका ऑपोजिट नहीं होता। तो जब आपको ट्रू फॉल्स या स्टेटमेंट दे दे, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए क्यों होता है और क्या होता है, ठीक है। अब ये तो था स्टैटिस्टिकल प्रयोग, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ और एक चीज बताऊंगा, ठीक है। एक और एक रिलेशनशिप आपको एक बार बता देना चाहिए, जिसमें आपको मैं बाहुबली और कटप्पा के साथ, मैंने आपको बाहुबली कटप्पा दिखाया ना, लेकिन उस इस पिक्चर में बाहुबली में और एक किरदार था। उसका क्या नाम था? अरे जो किंग था उसका क्या नाम था बाहुबली और कटप्पा मूवी में? बताओ सर। अरे जिस, भल्लाल देव। हाँ बल्लाल देव, हाँ वेरी गुड सर, बल्लाल देव, वेरी गुड, थैंक यू। अब बल्लाल देव भी पिक्चर में आ जाएगा सर, ठीक है। बाद में कटप्पा दोनों को, मतलब ये देखो फर्स्ट मूवी में बाहुबली ने कटप्पा को मारा था ना, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। सेकेंड मूवी में कटप्पा ने बल्लाल देव को मारने का पूरा एकदम सपोर्ट किया उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, कटप्पा वही है, बट कटप्पा यहाँ पर बाहुबली को भी मारा और बल्लाल देव को भी मारा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। ये थोड़ा सा इमेजिनरी सिचुएशंस है, बट दोनों को मारा। बट इस दोनों में क्या है, कौन है, ठीक है। अगर मैं एवरेज कॉस्ट के हिसाब से बात करूँ तो कौन है, ठीक है।
तो ये देखो सर, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें एक टोटल कॉस्ट का पॉइंट आता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, नॉट द नॉर्मल टोटल कॉस्ट, इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट? सर एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसका स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो चुका था, है ना। एएफसी एंड एबीसी दोनों को मिला के होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, तभी तो आपको मिला है ना। जैसे ये लुक एट दिस, आपके बिजनेस में एक एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, एंड दोनों को मर्ज करो तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट मिलता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हियर सर कि एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही मार्जिनल कॉस्ट कट करता है, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल टोटल कॉस्ट कैसे मिला आपको? एवरेज वेरिएबल्स और एवरेज फिक्स्ड से। बट एक चीज आना तो ध्यान रखना है सर, एवरेज टोटल कॉस्ट नॉट इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कभी भी वेरिएबल कॉस्ट का इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये कभी भी एक नहीं हो सकता, इस बात का याद रखें। इसीलिए दोनों कभी मैच नहीं कर सकता, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को टच कर दे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। नेवर टच टू एटीसी कर्व, एवीसी नेवर टच एटीसी कर्व, ठीक है। इसका बड़ा सिंपल रीजन है, एवरेज कैसे टोटल को टच कर सकता है? किसी भी चीज का एवरेज टोटल को कैसे टच कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? जैसे मानो कि सिंपल है कि बिजनेस में टोटल खर्चा पड़ रहा है मानो 10,000, ठीक है। अब 10,000 का खर्चे को अगर मंथली एवरेज में कन्वर्ट किया जाए तो 10,000 को डिवाइडेड बाई 12 करने से आपको एवरेज मिलता है कि मेरा एवरेज खर्चा इतना है। तो एवरेज कैसे टोटल को टच करेगा? एवरेज कैसे टोटल को टच करेगा? पॉसिबल सर। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि एमसी कब कट्स टू एटीसी एंड एबीसी मिनिमम पॉइंट, और ये टोटल कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट में उसको कट करेगा और एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट में उसको कट करेगा। अब ये तो था थ्योरेटिकल अप्रोच, मतलब थ्योरेटिकली ऐसा होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर, थ्योरेटिकली तो ऐसा होता है बट ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वाई आर एबीसी एटीसी एंड एमसी कर्व्स यूसेप्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट यू सेप क्यों होता है? अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। लुक एट सर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू सेट। आप थोड़ा सा, अब एग्जैक्टली यू के तरह ऐसा यू थोड़ी ना हो जाएगा, बट इट्स ऑलमोस्ट, है ना। मतलब इसका जो सेफ का जो कैरेक्टर है ये यू के तरह ही है ना। अब सवाल ये उठता है सर, ये एबीसी एटीसी एमसी यू क्यों, यू के तरह क्यों होता है, ठीक है। और इसके पीछे बेसिकली जो कनेक्शन है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन का कनेक्शन। किस चीज का कनेक्शन है? प्रोडक्शन एंड कनेक्शन का, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का कनेक्शन। अब आपको ये बात सिंप्लीफाई करना है, सर प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट का क्या कनेक्शन? बहुत बड़ा कनेक्शन सर, कि दुनिया में आपका बिजनेस बनाना है तो जो भी आप छोटा सा एक फुचका स्टॉल चलाओ या फिर एक बड़ा सा फैक्ट्री चलाओ, आपको प्रोड्यूस तो करना है। अब प्रोडक्शन लेवल में बिजनेसमैन, अब अपने आप को टाटा समझो, बिरला समझो, ठीक है, या गैस कंपनी समझो, ठीक है। अब चलो मैं इस पॉइंट में आपको गैस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस ग्राफ को समझने के लिए मैं थोड़ा आपको गैस के बारे में बताता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको गैस के बारे में बताऊंगा। जैसे अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में आपको एलपीजी सिलेंडर का दाम बताऊं, कोलकाता में, कोलकाता मार्केट में रिसेंट ट्रेंड में दिसंबर 2021 में एक सिलेंडर का दाम हो रहा था सर 926, और इंटरेस्टिंगली सितंबर में एक सिलेंडर का दाम आ गया सर 1079, एंड लगातार सितंबर अगस्त जुलाई 1079। लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे लेवल में ये ऑलमोस्ट डबल, मतलब 100 टका से भी ज्यादा बढ़ गया है कुछ एक साल के अंदर, ठीक है। 100-150 टका पर सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसके ऊपर बेस करके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर सम कंपनीज जो गैस का डील करता है, जो गैस सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। स्पेशली जो सिटी लेवल में गैस डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें कुछ बड़े बड़े कंपनीज है, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गुजरात गैस। अगर आप इसका स्टॉक एनालिसिस करोगे ना तो आपको दिखेगा, जैसे ये देखो ये स्टॉक एनालिसिस है, ठीक है, महानगर गैस, ठीक है। अब जस्ट देखो, थोड़ा सा देखो, मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा आप देखो कि महानगर गैस एक साल में, ठीक है, ये ग्राफ का ये प्रेजेंटेशन आप थोड़ा देखें, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। महानगर गैस, या फिर अगर आप इसके साथ गुजरात गैस को अगर आप कंपेयर भी कर लो, ये देखो ये जो येलो लाइन है ये गुजरात गैस का है और जो ब्लू लाइन है ये महानगर गैस का है। दोनों बड़ा कंपनी है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि गैस का प्राइस ज्यादा हुआ है तो इनका बिजनेस में लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ये 1 ईयर डेटा है, अच्छा था, बट बीच में देखो इसका जो स्टॉक प्राइस है काफी डाउन गया है सर दोनों का। देखो हाई चल रहा था लेकिन ये ऑलमोस्ट 10% 20% में डाउन गया है लास्ट एक साल में, लेकिन फिर से अपने आप को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वही है सर, क्वेश्चन नहीं है कि सर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन क्यों गया,
क्योंकि इनका कॉस्टिंग बढ़ गया और कॉस्ट बढ़ने के कारण इनके बिजनेस में इफेक्ट आया। मतलब प्रोडक्शन लेवल, मतलब ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लेता है और मार्केट में लोगों के घर घर में, आम आदमी के घर घर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आम आदमी के घर घर में गैस का दाम ज्यादा हो जाता है तो इनके सेल पे इफेक्ट आता है, ठीक है, इनके सेल पे इफेक्ट आता है। और जैसे इनका सेल गिर जाता है तो इनके स्टॉक में इफेक्ट आ जाता है, इसके बिजनेस में इफेक्ट आ जाता है, इनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी यहाँ पर देख सकते हो कि बिजनेस किस तरह से फाइनेंशियली लास्ट कुछ सालों से उसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है, आप देख सकते हो सर, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है, 2021 में रेवेन्यू काफी खराब हो चुका था, 22 में फिर से रिकवर किया, रिकवर करने के कारण इसके बिजनेस में फिर से जाना है। तभी मैं स्टॉक मार्केट क्लास में इसका डिस्कशन एक्चुअली कर रहा था सर। नाउ मैं ठीक है, अब स्टॉक में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि सर कॉस्ट क्यों बढ़ गया, कॉस्ट क्यों ज्यादा हो गया, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा होने के पीछे क्या रीजन है। अब ये रीजन को समझने के लिए आपको ये ग्राफ थोड़ा समझना, ठीक है, ये ग्राफ समझ जाओगे तो बिजनेस का अचीवमेंट का प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। सर कैसे, देखो सिंपल सोचो सर, ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सोचो। देखो ये जो ग्राफ है सर, ठीक है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का है, याद है ना, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, हम लोग इसके बारे में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में कहाँ पढ़े सर, प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े, है ना, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन रिटर्न, शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर बात किए थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में। नाउ क्वेश्चन इज दैट बिजनेस क्या होता है सर, बिजनेस एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, लुक एट सर, एवरेज, मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है, और इन दोनों के बेसिस में टोटल प्रोडक्शन पहले हाई स्पीड में बढ़ता है, फिर धीरे धीरे इसका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है, फिर प्रोडक्शन में स्पीड कम हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद एकदम धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि बिजनेस का ये जो प्रोडक्शन लेवल इंप्रूव होना, ठीक है, जब जब बिजनेस में कॉस्ट को लो कर सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिए सर, देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ मार्जिनल कॉस्ट का कनेक्शन देखिए आप, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट का, मैंने आपको अभी दिखाया कि मार्जिनल कॉस्ट कट दी टोटल कॉस्ट फ्रॉम द बिलो, है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल को नहीं रखा गया, सिर्फ टोटल से ही बात कर। अब मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट इज दिस, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन का हाईएस्ट पॉइंट है ये। मतलब आप एक चीज देखो, जब बिजनेस में प्रोडक्शन हाई है तब बिजनेस में कॉस्ट लो है, जब बिजनेस में प्रोडक्शन हाई है तब बिजनेस में कॉस्ट लो है, यही टारगेट है। सेकंड थोड़ा देखें, जैसे ही बिजनेस में मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड में प्रॉब्लम रहा है, या फिर इनोवेशन में प्रॉब्लम रहा है, या फिर प्रोडक्ट का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन लेवल में ना थोड़ा सा स्लॉथनेस आता है। तो जैसे ही स्लॉथनेस आता है मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरना चालू होता है, और साथ में एवरेज प्रोडक्शन भी गिरना चालू होता है। जैसे ही प्रोडक्शन गिरता है आप ध्यान से देखो, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, इसलिए देखो आपका कॉस्ट बढ़ना चालू है। लेकिन जिस लेवल में एवरेज प्रोडक्ट हाईएस्ट लेवल में है, उसी लेवल में एवरेज टोटल कॉस्ट भी देखो लोएस्ट लेवल में, और उसी लेवल में आपका टोटल प्रोडक्शन, ध्यान से देखें सर, टोटल प्रोडक्शन का जो स्पीड था वो स्लो हो गया है। और स्टेज 2 देखो, मतलब आप एवरेज टोटल कॉस्ट को देखो, इस पॉइंट में वो मिनिमम है, जिस पॉइंट में एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम उसी पॉइंट में आपका एवरेज प्रोडक्शन भी हाई, जिस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट ऑलमोस्ट मिनिमम लेवल में उसी पॉइंट में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी हाई, और जिस पॉइंट में आपका कॉस्ट मिनिमम है उसी पॉइंट में आपका टोटल प्रोडक्शन भी हाई ग्रोथ लेवल में है। इसके बाद जैसे जैसे ध्यान से देखिए सर ग्राफ को, जैसे जैसे आपका कॉस्ट लेवल बढ़ता गया वैसे ऐसे आपका प्रोडक्शन लेवल धीमा होता गया। लुक एट दिस सर, जिस स्पीड में ये बढ़ रहा था यहाँ पर वो स्पीड नहीं है, और उसके बाद कॉस्ट जब और बढ़ता गया प्रोडक्शन और गिरता गया। अब देखो हर प्रोडक्शन गिरा है, मार्जिनल तो गिरने के कारण ही टोटल गिरता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो टोटल ऑटोमेटिक गिरेगा, ठीक है, और एवरेज प्रोडक्शन क्योंकि आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी आपका गिरना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन भी गिरना चालू। बोलो सर, कोई डाउट है तो पूछो, क्यों,
क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, कि जैसे जैसे आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन हिट करेगा, क्योंकि बिजनेस कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका कॉस्ट हाई हो, लेकिन कॉस्ट हाई होने से उसका इफेक्ट प्रोडक्शन में पड़ता है। और अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन लोअर हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट डिमांड या मार्केट का जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, सेल वैल्यू कम हो जाएगा, सेल वैल्यू कम होगा तो रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगा। सर बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? रेवेन्यू ग्रोथ कम मतलब प्रॉफिट लो हो जाएगा, प्रॉफिट लो मतलब शेयर मार्केट में भी उसका इफेक्ट करेगा, कैपिटल कम हो जाना, सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके इफेक्ट करना चालू करेगा। बोलो सर, मैं उसको आपको कहाँ से दिखाऊं? इसके लिए मैं आपको स्टॉक प्राइस में दिखाता हूँ एक बार। चला गया स्टॉक प्राइस, ये रहा। महानगर गैस का स्टॉक प्राइस देखने से आपको समझ में आएगा, या फिर उसका फाइनेंशियल्स देखने से समझ में आएगा कि किस तरह से महानगर का भी, आप अगर आप रेवेन्यू देखोगे, ये देखो सर, लास्ट एक साल में उसका रेवेन्यू गिरा था ना, 2021 में देखो, 2021 में देखो 23.38 बिलियन का रेवेन्यू था, है ना? उससे पहले 32 बिलियन का था। तो 20 से 21 के बीच में, 20 से 21 के बीच में आपका रेवेन्यू गिरा, है ना? तो क्योंकि आपका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, तो रेवेन्यू डिक्रीज का इफेक्ट आपके स्टॉक प्राइस में भी करेगा। हेलो, देखा दो, ये देखो, ये देखो सर, ठीक है, 20 से 21, अब 21 से 22 में उसका फर्क दिख रहा है। उसके लिए इसका आपको फिर से एक बार स्टॉक का जो समरी है उसको देखो, आप ये चार्ट देखो, समझ में आएगा, ठीक है? समरी चार्ट देखो, लुक एट सर, ये देखो स्टॉक प्राइस कहाँ से कहाँ तक गिरा है। ये ब्लू वाला जो है आपका, ये ब्लू वाला आपका कौन सा है, तो ये कंपैरिजन में दिखा रहे हैं, आप सिंपल देखो, महानगर प्राइस 1100 था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में लॉस चला गया था, रेवेन्यू कम हो गया था, धीरे धीरे उसका स्टॉक प्राइस में डाउनग्रेड आया, बट क्योंकि फिर से प्रॉफिट आना चालू हुआ, रेवेन्यू बढ़ना चालू हुआ, तो फिर से देखो बिजनेस एक फिर से उसका स्टॉक में डेवलपमेंट आ रहा है। दिखाई दिया सर? बताओ, हेलो, समझ में आ रहा है ना? तो एग्जैक्टली जब जब बिजनेस में प्रोडक्शन लो होता है ना, जब जब बिजनेस में प्रोडक्शन लेवल लोअर होता है, अगर प्रोडक्शन लेवल लोअर हो जाएगा तो इसके पीछे मेन रीजन होता है कि आपका कॉस्ट बढ़ना चालू है, और ये इसके पीछे डिफरेंट रीजन होता है, ठीक है? अब इसी को समझाने के लिए मैंने वो ये वाला क्या बोलते हैं उसको, मतलब गैस के पीछे का क्या रीजन है वो समझाने का थोड़ा सोच रहा था, ठीक है? तो वही मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि ये जो गैस का स्टोरी क्या है, ठीक है, क्यों गैस का दाम बढ़ा है, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को क्यों प्रॉब्लम हुआ है, क्यों उसका स्टॉक प्राइस में इफेक्ट आया है लास्ट एक साल में, ठीक है? थोड़ा सा 2 मिनट सुन लो सर, ठीक है, काम आएगा, ठीक है? तभी समझ में आएगा कि क्यों कॉस्ट बढ़ता है, इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन होता है सर, तभी ना, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर एक स्टोरी जो है बेसिकली, तो किसी ने एक्चुअली किसी कोई फ्रेंड के घर जा रहा था बेंगलुरु, ठीक है, तो उसने नोटिस किया, ठीक है, ऑथर बेसिकली बताना चाहता है कि द प्राइस ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका दाम बढ़ गया है, ठीक है, सीएनजी एलपीजी सारा गैस का दाम बढ़ा है। क्विकली चेक माय फोन टू कंफर्म एंड देयर इट वाज प्राइसेस वेर ऑन द राइज, यस बढ़ा है, धीरे धीरे दाम बढ़ा है, एंड द प्राइस हैड राइजन बाय होपिंग 80% इन जस्ट 1 ईयर, और एक साल में सीएनजी गैस का दाम 80% बढ़ा है, ठीक है? फिर अगर आप घर पे जो नेचुरल पाइप नेचुरल गैस यूज होता है उसका भी दाम अगर नोटिस किया गया तो वो भी देखा गया ऑलमोस्ट 100% में दाम बढ़ा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना? दाम क्यों बढ़ा? पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, उसको पीएनजी बोलते हैं, ठीक है? सम ऑफ इट हैज विथ रशिया, यस रशिया एक बहुत बड़ा रीजन है सर, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है? द कंट्री इज द लार्जेस्ट एनर्जी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, कौन? रशिया। बट रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया, रशिया बिकेम वेरी ऑफ सॉर्ट्स, मतलब बहुत प्रॉब्लम में है वो, बिकॉज यूरोपियन नेशंस जो है, ठीक है, नाटो कंट्रीज, वो नहीं चाहता कि रशिया ऐसा करे, लेकिन ये सब करते के कारण क्या हुआ कि गैस इंपोर्ट प्रॉब्लम हो रहा है कंट्रीज को, स्पेशली इंडिया को, नेचुरली दे हैड टू सोर्स गैस फ्रॉम एल्सवेयर, अब रशिया से नहीं ले पा रहे तो कहीं और से लेना पड़ रहा है, एंड दे टर्न टू मिडिल ईस्ट, बट गैस प्रोड्यूसर्स हियर कुड नॉट क्रैंक अप प्रोडक्शन ओवरनाइट, अब रातों रात तो प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, which gave way to demand supply mismatch, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम देखो, ठीक है, क्योंकि रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, तो यूएस का रशिया का पूरा इफेक्ट, अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ जाए तो
डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है और इसके ऊपर बेस करके आपका प्राइस हाई हो रहा है। एंड हियर वी आर नाउ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया जैसे देश जिसका पॉपुलेशन बहुत हाई है, इंडिया अपना 50% डिमांड अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कर लेते हैं। मतलब इंडिया में जो गैस प्रोडक्शन होता है, दिस कम फ्रॉम द स्टेट ओन्ड गैस फील्ड्स। हमारे हर एक स्टेट्स पे काफी सारा गैस फील्ड्स है, बट डोमेस्टिक प्राइस इन इंडिया आर रेगुलेटेड सिंस मोस्ट इंडियंस डिपेंड्स ऑन गैस वन वे और अनदर। सो इन ए बिड टू मेक गैस एक्सेसिबल टू मोस्ट पीपल, क्योंकि ज्यादातर लोग गैस एक्सेस कर पाए, और गवर्नमेंट इस प्राइस को कंट्रोल भी करता है सब्सिडी देके। But then every 6 months, they revise the price of domestically produced natural gas. It looks at the global rates, does same act calculation of its own. ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल में क्या होता है उसके बेसिस में इंडिया भी करता है। और इस कॉन्सेप्ट को एपीएम कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। मतलब इंडिया में जो गैस का प्राइस बना रहेगा उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एपीएम। बट देखो सर, वो तो सब्सिडी में हो गया, एडमिनिस्ट्रेड हो गया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। बट देयर इज ओनली सो मच द गवर्नमेंट कैन डू विद प्राइस। बट गवर्नमेंट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इफ दे कीप डोमेस्टिक प्राइस टू लो। अगर ज्यादा लो कर देगा तो फिर जो गैस का प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनका तो बिजनेस खराब हो जाएगा ना। दाम कम लगाने पे प्रोड्यूसर का तो पैसा लॉस हो जाएगा फ्यूचर में, स्पेशली इफ दे डोंट हैव एनी सेम्बलेंस ऑफ द पैरिटी ऑफ ग्लोबल प्रोड्यूसर्स। तो फिर वो मार्केट में बेच के पैसा नहीं मिलेगा। So despite keeping a lead on price, the government still often revises the APM upwards. गवर्नमेंट APM को और कंट्रोल करता है। ग्लोबल लेवल में गैस का दाम बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे गैस का प्राइस 110% में बढ़ गया 31 मार्च के हिसाब से। रिसेंटली 1 अक्टूबर के हिसाब से 40% में गैस का प्राइस बढ़ा है, और करेंटली इंडिया में रिकॉर्ड प्राइस चल रहा है सर। इसको लेके पॉलिटिशियन बहुत बात कर रहा है, बहुत सारा बात कर रहा है। अब इंडिया में जो डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि बड़ा कंपनी है सरकारी लेवल में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है, हाई प्राइस एंड ये लोग थोड़ा फिर भी प्रोडक्शन लेवल में कंट्रोल कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज विद दी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि महानगर, इंद्रप्रस्थ गैस, ये सब कंपनी है सर गैस डिस्ट्रीब्यूशन। इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गुजरात गैस, दे आर दी बेसिकली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्पेशली फॉर दी सिटी पीपल। ठीक है, अब इनको प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्योंकि गैस का दाम जैसे ही बढ़ जाता है या ऑटोमेटिकली ये कस्टमर से इतना चार्ज नहीं कर पा रहा। ठीक है, और क्योंकि ये लोग रिटेल है तो रिटेल में इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो they are competing with other sources of fuel, and when the gap between the price and petrol and CNG dissipates, it becomes harder to sell gas. So they are wary of increasing price. दाम नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि कस्टमर लेना नहीं चाह रहा है। सो इनके कारण क्या हो रहा है, गैस का प्राइस हाई हो जा रहा है, कॉस्टिंग मैनेज नहीं हो पा रहा है, और वो भी इकोनॉमिक रीजन से। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट है सर, महानगर गैस का किस तरह से प्राइस हाई किया गया है रिसेंट ट्रेंड में, इंद्रप्रस्थ का, गुजरात गैस का, सभी का प्राइस हाइक का डेटा यहाँ पर दिया गया है कि कौन कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किया है। ठीक है, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये कॉस्ट को मैनेज नहीं करेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन सीएनजी एंड पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिसेंट ट्रेंड में काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। ठीक है, तो ना क्वेश्चन यही है, रिसेंटली इंडिया में हमारे एशिया का एक बहुत बड़ा गैस फील्ड मिला है सर, आपको जान के अच्छा लगेगा, बे ऑफ बंगाल में, बेसिकली कोलकाता के पास ही है। ठीक है, अगर ये गैस फील्ड अगर मिल जाता है तो भारत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इवन कहा जा रहा है सर कि एक्सपेक्ट टू मीट 15% ऑफ इंडियाज गैस डिमांड बाय 2023। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, तो चलो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है नेचुरल लेवल में। बट पॉइंट इज दैट कि ये कॉस्टिंग मैनेज करने के चक्कर में बिजनेस को कितना इफेक्ट होता है, वही मैं आपको बोला। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि रिसेंट ट्रेंड में डिमांड भी बहुत हाई है पीएनजी और सीएनजी का, बिकॉज सीएनजी और पीएनजी जो है ना, ये बेसिकली क्लीन फ्यूल है। क्लीन मतलब डीजल, मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, क्लीनर फ्यूल है, और गाड़ी वगैरह आजकल जो बन रहा है क्लीनर फ्यूल की तरफ हम लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब कुछ करना है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि सीएनजी स्टेशन का जो डिमांड सीएजीआर है सीएनजी स्टेशन का, सर अभी भारत में 4333 सीएनजी स्टेशन है, और भारत में करेंटली पीएनजी स्टेशन है 93,02,667। ठीक है, ये 2017 से 2022 का डेटा है सर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि डिमांड हाई है बट कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होने के कारण बिजनेस को लॉस झेलना पड़ रहा है सर, बट फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर। ठीक है, सो पॉइंट इज अगेन वही सिंपल पॉइंट सर कि बिजनेस का एक ही इरादा है कि उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना। और जहां ऐसा होगा कि कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट कम कर मतलब उसको चेक करना।
बट कोशिश तो बिजनेस करता है चेक करने का, बट इतना इजी नहीं है. इट्स नॉट सो इजी बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर, वर्ल्ड लेवल, गवर्नमेंट लेवल, बहुत सारा चीज के साथ उनको कम्पीट करना पड़ता है, तब जाके वो अपना प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट को मैनेज कर पाते. हेलो सर, क्या ये ग्राफ समझ में आया? क्या आपको गैस का केस स्टडी समझ में आया? प्लीज बताइएगा थोड़ा. हेलो, बोलो सर. तनुन, विदिशा, शालिनी, दीपायन, रवि, आप लोग कनेक्टेड हो सर? समझ में आ रहा है? दीपायन बोझा যাচ্ছে? रवि, सनौन बोलो. यस सर. सर एक चीज आप लोगों ने बोला ही नहीं. सर ये सब तो ठीक है बट यूसेफ क्यों है वो तो बताया नहीं आपने. सर बहुत सिंपल है ना. स्टार्टिंग में कॉस्ट आपका हाई रहता है, फिर धीरे धीरे कॉस्ट आपका लो होता है, और फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है. तो जब ये कोई भी चीज पहले ज्यादा फिर लो और फिर बढ़ जाएगा तो देखने में यू जैसा ही ना हो जाएगा. पहले कॉस्ट हाई, फिर कॉस्ट लो, और फिर कॉस्ट हाई. तो लो, पहले हाई, लो एंड हाई, ऐसा ऐसा करते करते आपका कॉस्ट बढ़ी ना, बढ़ना ही है ना. यू से भी तो दिखेगा, और क्या दिखेगा इसमें? और क्या है इसमें समझने के लिए? और क्या है? कुछ नहीं. ठीक है. ओके. एंड द फाइनल पॉइंट सर, फाइनल 2-3 पॉइंट है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है. लॉन्ग रन क्या है? बहुत सारा शॉर्ट रन को मिला के बनता है लॉन्ग रन, है ना. आप डायरेक्टली लॉन्ग रन नहीं कर सकते. बचपन में हम लोग 100 मीटर का दौड़ लगाते थे. मुझे याद है, आप लोग 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़े हो सर कभी? 100 मीटर स्प्रिंट, यस रन सर. रन, है ना. 100 मीटर का होता था, 400 मीटर का होता था, है ना. सर 100 मीटर को शॉर्ट रन बोल सकते हैं, है ना. लेकिन क्या 400 मीटर शॉर्ट रन है? प्लीज टेल. सर 400 मीटर एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है मोटा मोटी, या फिर मैराथन भी बोल सकते हो. मैराथन तो और बड़ा होता है ना. तो 400 मीटर रन दौड़ने के लिए आप स्टार्टिंग से ही स्पीड पकड़ लेते हो क्या? अगर कोई बचपन में रन दिया है तो समझ में आएगा उसको, या देखा भी है तो. सर अगर आपको बड़ा रन लेना है ना तो स्टार्टिंग से ही स्पीड ले लोगे ना तो आप दम खो जाओगे. आपका आपका दम चला जाएगा और आप 100 मीटर के बाद ही चालू हो जाओगे, मतलब खत्म हो जाओगे आप. आपका जो अंदर दम रहेगा वो खत्म हो जाएगा. तो लॉन्ग रन बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ एक एक शॉर्ट रन को कवर करना है. मतलब अगर आपको लॉन्ग लंबा खेलना है बिजनेस में ना, तो आपको एक एक शॉर्ट रन प्लानिंग के साथ चलना है. ठीक है. ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइज एंड डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपको एक एक शॉर्ट रन के ऊपर बेस करके अपना लॉन्ग रन प्लानिंग बिल्डअप करना है. और जैसे आप अलग अलग शॉर्ट रन को प्लान करके लॉन्ग रन को बनाते हो ना, दैट्स व्हाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व, या फिर इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है. प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है और एनवेलप कर्व भी कहा जाता है सर. नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, एनवेलप और प्लानिंग का क्या मतलब? सर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व depicts the functional relationship between output and the long run cost. आउटपुट इन द सेंस प्रोडक्शन. आप कितना प्रोडक्शन करोगे, आपके जो भी प्रोडक्ट है कितना आउटपुट निकालोगे, और उसका लॉन्ग रन कॉस्ट कितना होगा. इन द लॉन्ग रन आपका जितना वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सब आपका क्या है? वेरिएबल इनपुट्स है ना. तो लॉन्ग रन में ना सब कोई भी फिक्स नहीं रहता, सारा वेरिएबल हो जाते हैं. बिकॉज कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन कैन बी चेंज्ड इन लॉन्ग रन. बिकॉज लॉन्ग रन में आपका रेंट बदल सकता है, आपका 10 के जगह 20 लेबर आ सकता है, कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट लेवल में चेंजेस हो सकता है. यू नो दीज थिंग्स. ठीक है. आप लोगों को पहले भी मैं बोला ये सब चीज. तो क्वेश्चन यही है कि क्योंकि आपका लॉन्ग रन में सारा चीज वैरी कर सकता है,
सो देयर आर नो TFC, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं होता और एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी लॉन्ग रन में नहीं होता. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल में डिफरेंस नहीं देखा जाता. वी सिंपली यूज द टर्म टोटल कॉस्ट. सो इट्स जस्ट एन यूज, एक प्रैक्टिस है कि हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे, उसमें टोटल कॉस्ट बोलो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो, सेम मतलब होता है. अब चीजों को ग्राफिकली समझते हैं. मतलब एनवेलप कर्व क्या है या प्लानिंग कर्व क्या है या LAC कर्व क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है. बड़ा सिंपल बात है सर, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा. अगर आपने इतना देर में पूरा क्लास को ठीक ठाक से सुना तो अभी का जो बात है इजीली समझ में आ जाएगा. सर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है. अब एक्स एक्सिस के थ्रू से हम लोग आउटपुट को मेजर करेंगे और वाई के थ्रू से हम लोग एवरेज कॉस्ट को मेजर करेंगे, ठीक है. अब ये रहा मेरा शॉर्ट रन का पहला कर्व, जिसको SSE1 के नाम से दिखाया गया. मतलब आप आपका प्रोडक्शन लेवल A या B बना सकते हो, C भी बना सकते हो, Q तक भी प्रोडक्शन कर सकते हो, D तक भी प्रोडक्शन कर सकते हो. ध्यान से देखो सर, A आउटपुट, B आउटपुट, C आउटपुट, ये नाम दिया गया. रियल में इसको आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, वट, ठीक है. आउटपुट लेवल. सो ABCQD आपका 4 आउटपुट लेवल, सॉरी 5 आउटपुट लेवल है और उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग, ठीक है. तो कॉस्टिंग को कैसे मेजर करेंगे? एवरेज कॉस्ट कर्व से, जिसमें SSE1 आपका एक पहला शॉर्ट रन कर्व है. फिर सेकेंडली देयर इज SSE2, ठीक है, जो बीच में है. एंड देयर इज अनदर दैट इज SSE3. दिस इज अनदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट से ही देख रहे हैं. अब यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज देखें सर, अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन A या B तक प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कॉस्ट थोड़ा हाई है, क्योंकि देखो सर लो प्रोडक्शन में ना कॉस्ट हाई रहता है. आपका आपका एक मशीन है बिजनेस पे, अगर अगर आप सिंपल एक प्रिंटर को ही समझो ना, एक प्रिंटर या एक मशीन चलाने में, उसका इलेक्ट्रिक कॉस्ट बेयर करने में, अगर आपका प्रोडक्शन लेवल कम रहेगा, ठीक है, प्रोडक्शन अगर कम रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉस्टली पड़ेगा. लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट है, इसीलिए कभी भी आप जेरोक्स दुकान में जाना, अगर आप ज्यादा अमाउंट जेरोक्स के लिए देते हो तो दुकानदार आपसे कम चार्ज करता है. आप देखा कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? आप दुकानदार के पास 2 पेज जेरोक्स के लिए लेके जाओ और दुकानदार के पास आप 200 पेज लेके जाओ, 2 पेज का अगर पर यूनिट का 2 रुपीज करके ले लेगा आपको, लेकिन जब 200 पेज करोगे तो दुकानदार आपको बोलेगा ठीक है मैं 1 टका 75 करके ले लूँ. क्या ऐसा करता है सर? हेलो, प्लीज टेल मी, क्या ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया? ये नॉट जस्ट इन जेरोक्स के दुकान में, किसी भी बिजनेस में आप ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट परचेस करोगे तो दुकानदार आपको सस्ता में देने का सोचता है ना? क्यों? बिकॉज उसको उसका कॉस्टिंग कम पड़ता है और इसीलिए वो आपको छोड़ देता है. लेकिन अब सिंगल यूनिट पे आपका कॉस्टिंग ज्यादा है, इसलिए वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है. आप देखो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 200 की जगह 300 हो जाएगा तो 1 टका 75 से और कम कर देगा. इट्स नॉट लाइक दैट. उसमें हो सकता है कि उसका कॉस्टिंग बढ़ गया, मशीन का कैपेसिटी ओवरलोडेड हो सकता है ना? तो ओवरलोडेड कैपेसिटी भी नहीं करना है और मिनिमम कैपेसिटी यूज भी नहीं करना है. एक ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइज करना है जिसमें मेरा मिनिमम कॉस्ट हो और मेरा प्रोडक्शन एक सही लेवल का हो. मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करने के चक्कर में कॉस्ट को हाई भी नहीं करना, ठीक है. इसीलिए अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें, यहाँ पर 3 तरह का SSE कर्व दिया गया है, SSE1, SSE2, SSE3. सर पॉइंट टू बी नोटेड सर, इसमें जो Q पॉइंट है, हेलो, इसमें जो Q यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप ठीक से देखें Q आउटपुट, इसमें आपका कॉस्टिंग है C, जो SSE2 का मिनिमम पॉइंट है. तो कहने का मतलब है कि ऐसे अगर पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें, SSE1, SSE2 एंड SSE3, मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3, इन तीनों में से सबसे सस्ता में आप किस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर पाए? मतलब आउटपुट लेवल Q में आपका सबसे कम कॉस्ट पड़ा है, यस और नो? मतलब से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप शायद 2 पेज या 4 पेज ही प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर आप 200 पेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. और डी में आप शायद सोच रहे कि मैं 500 पेज करूंगा, बट 500 पेज में आपका कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगा सर, जैसे आर से डिनोट किया जा सकता है, मतलब SSE3. मतलब आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा और करूं तो मेरा कॉस्ट कम होगा, बट ऐसा नहीं, मे बी ओवरलोड हो रहा है. ओवरलोड होने में क्या प्रॉब्लम है? कैपेसिटी हाई हो जा रहा है,
जितना लोड लेने का ताकत है उससे ज्यादा हो जा रहा है, जिसका इफेक्ट पड़ता है मशीन पे या फिर बिजनेस पे। सो पॉइंट इज दैट आप उस लेवल में प्रोडक्शन करो जिस लेवल में आपको ऑप्टिमम कॉस्ट हो। तो यहाँ पर क्यू क्वांटिटी में सी कॉस्टिंग ऑफ ACC2 इज द बेस्ट लेवल ऑफ, मतलब एवरेज कॉस्ट का बेस्ट लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन सर। मतलब बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को क्यू आउटपुट बनाना चाहिए और क्यू आउटपुट में उसका कॉस्ट सबसे कम पड़ेगा। यही अचीवमेंट के साथ बिजनेस को सोचना चाहिए। मतलब ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, ऑप्टिमम, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। बोलो सर, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब मानो कि आपका एक कार है, आप कार को भाड़े पे चलाते हो सर। अगर आपका कार आप कम भाड़े पे चलाओगे, मतलब मानो कि आप बोलोगे नहीं मेरा गाड़ी को ज्यादा मैं रन नहीं कराना चाहता, ठीक है। जैसे मानो कि आपने उबेर में कैब खरीद के दे दिया, ध्यान से सुनना बात को। आपने उबेर में कैब खरीद के किसी ड्राइवर के साथ गाड़ी को दे दिया सर। अब आप कहते हो नहीं मेरा नया कार है, मैं इसको ज्यादा नहीं भगाऊंगा, मैं इसको कम भगाऊंगा। तो मुझे आप बताओ कि सर आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, आप एक लोअर मिडिल क्लास इंसान हो, आप ये गाड़ी लोन पे लिए हो सर, किस्त में समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट में ये गाड़ी आपने परचेज किया, आपने 7 लाख का लोन लेके ये गाड़ी को खर्चा किया, परचेज किया, और इसका आपका लोन पड़ जाता है मंथली 5,000 करके, 5 की और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मंथली मानो कि आपका लोन पड़ जाता है 8,000 टका, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये गाड़ी को चलाना है और इसका 8,000 का किस्त भरना है, मतलब इंस्टॉलमेंट या EMI भरना है, और अपना फैमिली को भी चलाना है, कार का मेंटेनेंस भी 2,000 का लेके चलो। तो आपका क्या कोशिश रहेगा कि कम से कम मैं हर एवरी मंथ 20,000 पर मंथ ये कैब चला के कमा लूँ, है ना। अगर 20,000 आएगा तो मैं 10,000 इसका खर्चा चलाऊंगा और 10,000 में मेरा फैमिली चल जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप बोलोगे कि मैं दिन में 2 ट्रिप करूंगा तो क्या आप मंथली 20,000 कमा सकते हो? तो कोई बोलेगा सर 2 ट्रिप की जगह 20 ट्रिप कर लेते हैं। सर 20 ट्रिप में आप एज ए ड्राइवर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और साथ में आपका गाड़ी का भी बहुत, इंजन का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको एक मॉडरेट ट्रिप चलाना है सर। 2 ट्रिप लो हो जाएगा, 20 ट्रिप ज्यादा हो जाएगा, मे बी 15 ट्रिप सही रहेगा, जिसमें आपका 20,000 पर मंथ का टारगेट भी फुलफिल हो जाए और गाड़ी भी उतना ज्यादा खराब भी ना हो, इंजन में भी उतना असर ना पड़े। हेलो सर, मैंने और एक एंगल से आपको समझाने का कोशिश की। बोलो सर, समझ में आया बात कि क्या होता है बेस्ट लेवल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट? ये बिजनेस को एक्सपीरियंस होता है सर। जो बंदा बिजनेस करता है ना, जो जिसका जो बिजनेस है, जो कैब चलाते हैं वो कैब समझते हैं, जो गैस बनाते हैं वो गैस समझते हैं, ठीक है, चाहे LPG हो PNG हो, जो जेरोक्स बिजनेस करते हैं वो जेरोक्स बिजनेस समझते हैं कि कितना प्रोडक्शन करने से, कितना मशीन को यूज करने से उसका मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट या रीजनेबल आउटपुट आता है, ठीक है। अब ये रहा आपका सिंगल शॉर्ट टर्म प्लान। अब शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म का क्या फर्क है सर? सर ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं आपको क्या बोला कि अगर आपको 400 मीटर का रन लगाना है या मैराथन लगाना है, तो क्या मैराथन में आप शुरू से ही एकदम स्पीड पकड़ लोगे? नहीं ना। तो एक एक शॉर्ट रन को मैनेज कर लोगे ना। जैसे मानो आपका 1 ईयर का प्लानिंग है, ठीक है सर। अब 1 ईयर का प्लान को आप 2-2 महीने में 2 मंथ्स करके प्लान कर लो कि मेरा 2 महीने का शॉर्ट टर्म, फिर सेकेंड 2 मंथ का शॉर्ट टर्म, फिर थर्ड शॉर्ट टर्म, फिर फोर्थ शॉर्ट टर्म, फिर फिफ्थ शॉर्ट टर्म, फिर सिक्स शॉर्ट टर्म। इस तरह से आपने प्लान कर लिया। कोशिश यही करना है कि किस लेवल में आप सबसे कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां देखा जा रहा है सर कि पी कॉस्टिंग में क्यू आउटपुट इज योर मिनिमम कॉस्ट। बिजनेस टारगेट ये करता है कि इस लेवल में ज्यादा दिन तक रहे। जब उसको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिलना चालू हो जाता है ना, बिजनेस अपने आप को इसी लेवल पे ऑपरेट करना चाहता है। लेकिन जब ये ऑपरेशन अगर ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते तो उसका कॉस्टिंग फिर से बढ़ जाता है। इसलिए देखो पी से वो टी की तरफ भाग रहा है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज्यादा करने का सोचा था, क्यू से डब्ल्यू प्रोडक्शन सोचा था, पर कॉस्टिंग बढ़ रहा है सर। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द बिजनेस। बिजनेस कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका कॉस्ट बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ना
जायज है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ अगर कॉस्टिंग भी बढ़ जाए तो बिजनेस में असर आता है। कोशिश ये करना है ऑप्टिमम पे। सर आजकल मॉडर्न डे बिजनेस आ गया है, जैसे कि टाटा का बिजनेस, रिलायंस, मॉडर्न डे जायंट। सर मॉडर्न डे जायंट समझते हो, लार्ज कैप कंपनी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये लार्ज कैपिटल कैसे बनाया ये भी समझना है सर। स्टॉक मार्केट एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से बहुत सारा बात होता है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। जैसे मानो कि हमारे देश में कुछ बड़े बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली इसका एनालिसिस आज ही कर रहा था। जैसे मानो जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं, लार्ज कैप जैसे HDFC बैंक है, ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस है, जैसे कि रिलायंस है, ठीक है। दे आर बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज। इनका मार्केट कैपिटल बहुत हाई है, ठीक है। इनका बिजनेस काफी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करता है, मतलब इतना कम कॉस्ट में ये इतना अच्छा बिजनेस देता है, ठीक है। कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, वॉट एवर जो भी इसका बिजनेस हो वो कर पाता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जब बड़े कंपनीज कोई एक बार अचीव कर लेता है ना, उसको अपने पोजीशन से हिलाना इतना आसान नहीं होता। आपको बात समझ में आ रहा है सर? अगर आप एक बार बड़ा बन जाते हो ना, फिर बड़ा बनने के बाद आप इतना इजीली आपको कोई वहां से हिला नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ पॉपुलर कमिंग अर्निंग्स, दिस वन। यहीं पर एक था एनालिसिस, ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है। एक लार्ज कैप कंपनीज का एक पूरा डिटेल्स रहता है सर, ठीक है। लार्जेस्ट कंपोनेंट्स, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है सर, ये देखो। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये लोग क्या है, बड़े कंपनीज है। ये लार्जेस्ट है, इनका मार्केट कैपिटल हाई है, इनका बिजनेस लेवल ही अलग है, ठीक है। तो ये जो लार्ज कैप कंपोनेंट्स कंपनीज वाला होता है ना, ये एक बार अपना लेवल अचीव कर लेता है। ऐसा और भी 50 कंपनी ऐसे हैं जो निफ्टी में लिस्टेड है। दे आर बेसिकली लार्जेस्ट कैपिटल कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, जो निफ्टी 50 में होता है या सेंसेक्स 30 में होता है। ये एक बार अपना लेवल अचीव कर लिया ना, उसके बाद इनको अपने मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट से हटाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए नॉर्मली एवरेज कॉस्ट का देखने में यू शेप होता है, चाहे LAC हो या SSC, ठीक है। मतलब एक एक SSC देखने में ऐसा है ना सर, ये SSC है। अब जब एक एक SSC को आप पूरा लंबा LAC के अंदर घुसा देते हो तो वो ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर जब कोई कंपनी एक बार अपना लेवल अचीव कर ले तो उसका शेप ना चेंज हो जाता है, मतलब वो ना यू नहीं रहता, और वो एल हो जाता है। मतलब पॉइंट इज दैट कि एक बार वो मिनिमम लेवल अचीव कर ले तो उसके बाद उसको वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है, तब उसका शेप ना एल शेप हो जाता है सर, यू शेप नहीं होता। देन वो देखने में कुछ ऐसा होता है, पहले कॉस्ट हाई होता है, फिर उसके बाद ऐसे गोलाकार और नहीं होता, वो फ्लैट रह जाता है। जैसे लार्ज कैप कंपनीज ये मजा लेता है सर। समझ में आ रहा है सर? हेलो, बात समझ में आया? कि जो बेसिकली बड़े कंपनीज हो जाते हैं, जो एक बार कॉस्ट को अचीव कर लेता है, मिनिमम कॉस्ट को अचीव कर लेता है, उसके बाद उसको अपने पोजीशन से हिलाना मुश्किल होता है। तब इन दैट केस SSC कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व देखने में एल सेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में, ठीक है, कि ऐसे नॉर्म LAC एल सेट कब होता है, LAC एल सेप्ट कब होता है। नॉर्मली यू सेप्ट होता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट इज यू सेप्ट, बट कभी कभी ये एल सेप भी हो जाता है जब वो मिनिमम कॉस्ट लेवल में अचीव करने के बाद फिर उसी लेवल को पकड़ के रखता है, ठीक है। प्लानिंग ऐसा है तभी तो बड़ा कंपनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और कुछ बात भी ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर एक चीज देखा जाता है कि जब LAC कर्व बना जाता है, जब LAC डिक्लाइन करता है तो SSC टेंजेंट होता है फॉलिंग पोर्शन ऑफ LAC, मतलब जिस साइड में LAC फॉल करता है उसी साइड में वो टेंजेंट होता है। लेकिन जब 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 लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट में होता है, तब शॉर्ट रन एवरेज भी अपने मिनिमम पॉइंट से ही लॉन्ग रन का टेंजेंट करता है। और जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी राइज करता है, इंक्रीज करता है, तब शॉर्ट रन एवरेज भी अपने इंक्रीजिंग साइड से ही उसको टच करके चलता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब शॉर्ट रन लॉन्ग रन गिरता है तो शॉर्ट रन भी अपने फॉलिंग पोर्शन से ही उसको टच करता है। जब लॉन्ग रन मिनिमम में पहुंचते हैं तो शॉर्ट रन कर्व भी उसके मिनिमम पॉइंट से ही उसको टेंजेंट करता है। जब लॉन्ग रन भी इंक्रीज करता है तब शॉर्ट रन भी अपने इंक्रीजिंग साइड से ही उसको टेंजेंट या छूता है सर। ये बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा देखा जाता है सर।
इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि when LAC decline, SAC is tangent to the falling portions of the LAC. When LAC rising, SAC is tangent to the rising portion of the LAC, and when LAC is minimum, that is P point and Q output is the minimum point of LAC. The long run average cost curve will be a smooth curve. इसको smooth curve भी कहा जाता है, and enveloping all short run average cost curve, क्योंकि ये इतना सारा शॉर्ट रन को एनवेलप कर लिया, अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। और क्योंकि ये प्लानिंग के ऊपर बेस करके चलता है, एक फार्म रातों रात बड़ा फार्म नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो एक एक शॉर्ट रन लेते लेते बड़ा होता है, इसलिए इसको प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक बात सर, बिजनेस जब एवरेज कॉस्ट को मेंटेन कर लेता है, ध्यान से सुनना सर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब बिजनेस हाई लेवल ऑफ इकोनॉमी अचीव करना चाहता है, ठीक है, तब एक्चुअली एलएसी डिक्रीज करता है। मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो ये डिक्रीजिंग पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड, मतलब अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो दिस इज गुड फॉर द बिजनेस फॉर द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब बिजनेस हाई लेवल में जा रहा है, मतलब बिजनेस का कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। सर कांस्टेंट रिटर्न, अगर एलएसी जब अपना एकदम मिनिमम पॉइंट में पहुंच जाता है ना, दैट इज द कांस्टेंट रिटर्न। लॉन्ग रन में जब बड़ा बिजनेस टिक जाता है तो अपने कांस्टेंट लेवल में ही ज्यादा दिन तक रहता है, ठीक है। तो जब एलएसी मिनिमम होता है तब वो कांस्टेंट रिटर्न में आ जाते हैं, और इसको बोला जाता है सेट ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिस इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद अगर बिजनेस अपने आप को मैनेज कर लिया तो लंबा खींचेगा, लेकिन मैनेज नहीं कर पाया तो डिस इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब होता है जब बिजनेस में कॉस्ट बढ़ना चालू होता है। जब एलएसी इंक्रीज करता है तब उसका डिस इकोनॉमीज, मतलब अब कॉस्ट बढ़ गया, जैसे गैस कंपनी का हुआ था, है ना, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए तो डिस इकोनॉमीज चालू हो गया, ठीक है। तो यही हुआ सर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो बिजनेस में डिक्रीजिंग रिटर्न चालू। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ग्राफ से फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। बिजनेस का जो टारगेट होता है, अगर आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट नीचे की तरफ आता है, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब बिजनेस के लिए एकदम सुनहरा दिन चल रहा है। बिजनेस जब इस लेवल में पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। अब इस केस में अगर बिजनेस आप अपने आप को बना दिया तो ये शेप और एल शेप हो जाता है, ये और आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लार्ज बिजनेस, वो ऐसा मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर इस पे टिक नहीं पाया तो बिजनेस का कॉस्ट बढ़ता है, और बिजनेस का कॉस्ट बढ़ के और बढ़ता है, एलएसी इंक्रीजेस होता है। तो एलएसी इंक्रीजेस मतलब एक्चुअली डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमी मतलब बिजनेस लेवल में रेवेन्यू गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा, एंड दैट इज नॉट एक्सपेक्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एंड दैट इज द रियलिटी कि इसको मैनेज करना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सारा केस समझ में, थोड़ा लंबा डिस्कशन था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से टपक रहा है, खजूर पे लटक रहा है, बट आई होप कि आपको क्लियर हुआ सर। प्लीज टेल मी, तनन, रवि, शालिनी, बोलो सर, क्लियर हुआ ना? कॉस्ट का मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्ट और आज का केस स्टडीज क्लास समझ में आया? यस यस सर। सर। सर अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इंस्टीट्यूट के मैथ से देखो, या मैंने जो नोट्स भी शेयर किया सेम सेम चीज़ है, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी सारा क्वेश्चंस दिया हुआ, प्रोडक्शंस का भी कॉस्ट का भी, ठीक है, मिक्सड अप है। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चंस है। आप इसके अंदर भी ये वाला नोट्स भी मैं शेयर कर लेता हूँ जिनके पास नहीं है, इस नोट्स के नीचे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑन कॉस्ट का, ठीक है, ये वाला थ्योरी ऑफ कॉस्ट के नीचे मिलेगा। आपको जहाँ से मिले आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 100-200 क्वेश्चंस है, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करो और अपने आप को रेडी कर लो। प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर मैं टेस्ट अरेंज करूंगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, रेडी होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, टाटा, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। सर हाँ बोलो सर।